आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी। ये बच्चों को बहुत ही टफ टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें ऊष्मा कहाँ पर निकल रही है, कहाँ पर अवशोषित हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक ऊष्मागति का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है या फिर अवशोषित होती है, तो वो ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन हम लोग रासायनिक ऊष्मागति में करते हैं। मतलब इसमें ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, या तो ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, या फिर कोई भी ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, क्या हो रही है, या तो अवशोषित हो रही है या फिर उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं यानी उत्पन्न हो रही है या फिर अवशोषित हो रही है, वो मतलब परिवर्तन हो रहा है ऊष्मा का। तो यही ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है किसी भी अभिक्रिया में, तो इसका जो अध्ययन होता है ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक ऊष्मागतिकी। ये बात आगे समझ में कि अगर किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, मतलब या तो अवशोषित हो रही है या फिर उत्सर्जित हो रही है, तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है, तो उससे रासायनिक ऊष्मागतिकी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में आपके। अब रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार के इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या फिर ऊष्मा उसमें निकल रही है बाहर, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा ली जाती है बाहर से, है ना। ऊष्मा अवशोषण का मतलब क्या होता है, ऊष्मा अगर हम लोग बाहर से लेते हैं तो उसको ऊष्मा का अवशोषण कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, कैसे बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार भी हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर और डिटेल में समझें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनकर आता है यहाँ से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। मतलब कैसा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, है ना, ये भी पूछ सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हमने समझ ली क्या होती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसका एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक दैनिक, हमारे आसपास के जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें ऊष्मा कहाँ कहाँ उत्सर्जित होती है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये अर्थात हम लोग ये देखते हैं, अगर हम चूने को, है ना, चूना जो आता है, यानी हमारे घर पर जब दिवाली के समय आने ही वाला है, तो दिवाली के समय जब चूने की पुताई की जाती है घर पे, तो क्या करते हैं, चूने को पानी में घोला जाता है ना, पानी में घोला जाता है। अब चूने और पानी को मिलाया जाता है जब, तो क्या हमको मिलता है, भुजा हुआ चूना। ठीक है, अभी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं। ठीक है, हमारे जो दैनिक काम में आती है, यानी चूने को अगर पानी में मिलाया जाता है तो हमको भुजा चूना प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमको साथ में मिलती है। तो जो चूना अगर पानी में मिला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस भी पात्र में हम लोग उसको मिलाते हैं वो पात्र गर्म हो जाता है, और हमें ऐसा देखते हैं कि उसमें से भाप निकलती है, जो कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का इसमें हो रहा है ऊष्मा का उत्सर्जन। मतलब क्या हो रहा है, पात्र गर्म हो रहा है। यानी हम लोग अगर बीकर में भी पानी लेकर के उसमें चूना डालते हैं तो क्या होगा, बीकर जो है गर्म हो जाएगा। अगर हम उसका तापमान देखेंगे पानी का तो वो बढ़ जाएगा और उसमें कुछ न कुछ बुलबुले हमको ऐसे निकलते हुए दिखेंगे, आपने अगर देखा होगा तो उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये होगा एक नॉर्मल सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें भी पूछ लिया जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उस केस में आप क्या करेंगे,
फिर से वही लिखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब ऊष्मा ली जाती है बाहर से, ग्रहण की जाती है ना। एक होता है ऊष्मा को बाहर निकालना, एक होता है ऊष्मा को ग्रहण करना। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु बाहर निकालेगी ऊष्मा को तो वो गर्म हो जाएगी, पर अगर कोई ऊष्मा को ग्रहण करेगी है ना तो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई भी पात्र जो होता है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पर इसके केस में क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से वो ऊष्मा ले रहा है, तो बाहर का वातावरण क्या हो गया, बाहर के वातावरण से वो ऊष्मा ले रहा है, जिससे क्या हुआ, बाहर का वातावरण ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसकी ऊष्मा घट गई। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, वो बाहर के वातावरण को ऊष्मा देता है, जिससे क्या होता है, वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसी के साथ आती है एक आबंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, क्या आती है, आबंध वियोजन ऊर्जा, अर्थात ऐसी ऊर्जा जो हमको किसी आबंध के वियोजन में लगती है। मतलब आबंध को, यानी कोई भी बंध हो, जैसे दो परमाणु हैं उनके बीच में बंध बना हुआ है, उस बंध को तोड़ने में हमको जो ऊर्जा लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। कोई भी गैसीय परमाणु हो, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं HCl का गैसीय परमाणु। HCl के गैसीय परमाणु में क्या होता है, HCl एक गैसीय परमाणु ले लिया हमने। अब इसको हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, बाहर से ऊर्जा दी हमने, तो क्या होगा, H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो जाएगा, ये दोनों गैसीय परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आबंध वियोजन ऊर्जा। जो किसी बंध को तोड़ने में हमको ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। इसके साथ में एक और टर्म आती है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दो। तो इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि किसी भी पदार्थ, जैसे 1 ग्राम हमने कोई भी पदार्थ ले लिया है ना, हमने कुछ भी पदार्थ ले लिया एक काम, अब उसका कुछ न कुछ ऊष्मा होगी है ना, उसकी खुद की एक ऊष्मा होगी। अब उस ऊष्मा में हमको अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ लिया है 1 ग्राम हमने, अब उसमें कुछ भी ऊष्मा होगी उपस्थित, अब उस ऊष्मा को हमको 1 डिग्री बढ़ाना है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको कोई ना कोई ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको बाहर से। अब उसको बाहर से अगर ऊष्मा देनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा है ना। तो जैसे ही गर्म होता है और क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है 1 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, मतलब इसका ये है, ऊष्माधारिता का मतलब ये होता है कि जितनी उसकी ऊष्मा का धारण करने की सीमा होती है उससे ज़्यादा सीमा पे हम लोग उसको ले जा रहे हैं तापमान को, तो उसकी क्या हो गई, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता हो गई। हम इसका उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ग्राम हमने कोई भी पदार्थ ले लिया है जिसकी ऊष्माधारिता कितनी है, C है। ठीक है, अब उसका द्रव्यमान जितना भी होगा उसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल m से, और जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है उसको हम लोग दर्शाते हैं CS से। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता हो गई। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर क्या हो जाएगा, जो उसकी ऊष्माधारिता है, मूल ऊष्माधारिता, मतलब जो जितनी ऊष्मा उसके अंदर है ऑलरेडी उसको बोलते हैं। ठीक है, C हो गया और अपॉन में m हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के किसका सूत्र हो गया आपका, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, जो जनरली ऑब्जेक्टिव्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का सूत्र आगे बताए, C/m होता है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब आती है दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा का मतलब ये होता है, दहन का मतलब सबसे पहले तो यही होता है कि हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसको बोलते हैं हमको दहन करा हमने उसका। और ऊष्मा का मतलब होता है कि जो दहन करने में जो ऊष्मा निकल रही है तो उसको बोलते हैं दहन ऊष्मा। तो कोई भी पदार्थ हो गया, उसको अगर 1 मोल ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, एक वातावरण रहता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है तो वो पदार्थ नहीं जलता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वो जल जाता है, पर उसमें कोई ना कोई जो शेष होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमको
शेष रह जाता है उसमें बचा हुआ पदार्थ। पर अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन की अधिकता में, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन अगर हम लोग बढ़ा दें वातावरण में, मतलब हम लोग कोई भी पदार्थ यहाँ पर जला रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन नॉर्मल प्रेजेंट है, पर इसमें 1 मोल ऑक्सीजन और ऐड कर दी जाती है, तो क्या होता है, O2 अगर ऐड कर दी जाए तो जो भी शेष बचा पदार्थ भी होता है, मतलब वो जला, ठीक है, वो पदार्थ जला, अब उसमें से कुछ बचा भी है, तो उस बचे हुए पदार्थ को भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला जाता है तो वो भी जल करके पूरा वातावरण में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दहन ऊष्मा, ठीक है। मतलब ये होता है, हम लोग को एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम लोग मीथेन गैस का। मीथेन में क्या होता है, CH4 में हमने इसको जलाया, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ये हमको मालूम है, O2 के प्रेजेंस में हम लोग इसको जला रहे हैं। अब CH4 में क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है, ठीक है, CO2 गैस बच जाती है और 2H2O बन जाता है, ठीक। देखो अब इसमें क्या होता है कि जैसे CH4 को हम लोग O2 के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, तो दहन कर रहे हैं मतलब उसका, तो उसमें हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं उसको, अब CH4 को तो ऊष्मा दी, तो उसमें क्या हुआ, CO2 गैस निकली, हमको 2H2O मिल गया, ठीक है, इतना हो गया। पर कोई ना कोई कार्बन पदार्थ इसमें बच जाता है। अगर हम लोग लकड़ी को भी जलाते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई कार्बन पदार्थ हमको बच जाता है, मतलब उसका क्या बच जाता है, कोयला बच जाता है। इस तरह से अगर मीथेन को भी जलाते कोई ना कोई कार्बन पदार्थ बच जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से O2 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कार्बन भी नहीं बचेगा और CO2 गैस पूरी की पूरी बन जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का पूर्ण दहन कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पूर्ण दहन कर देते हैं। तो इसमें ऊष्मा जितनी भी लग रही है तो उसको, उस पदार्थ की क्या बोलेंगे हम लोग, दहन ऊष्मा बोलेंगे। मतलब 1 मोल O2 के जो आधिक्य में हम लोग अगर किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका पूर्ण दहन हो जाएगा और जितनी ऊष्मा लगेगी उसको बोलते हैं हम लोग दहन ऊष्मा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी परिभाषाएं पूछी जाती है इससे रिलेटेड वो करवाई है। आगे की वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक ऊष्मागतिकी के नियम। आज के लिए बस इतना ही। फॉलो आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।